दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज शुरू करें उससे पहले कल का एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था। वो क्वेश्चन था दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या है। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या कितनी है? तो 3 या 4 में बहुत से लोगों ने उसका सही उत्तर दिया और उससे भी ज़्यादा लोगों ने उसका गलत उत्तर दिया। तो दोस्तों पर्वतों की संख्या कितनी है ये मैं अभी आपको प्रतीक चिन्ह दिखाऊंगा। और कल मैंने ये भी बताया था कि प्रतीक चिन्हों को जो अपनाया गया था वो 2001 में स्वीकार किया गया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये तो है दोस्तों हमारा उत्तराखंड पुलिस का लोगो है। और मित्रता सेवा सुरक्षा, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये उत्तराखंड पुलिस का वाक्य ये आपको याद होगा, हर जगह आप देखते हैं, कहीं भी अगर जाते हैं तो सत्यमेव जयते। तो ये है हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले दोस्तों ये जो आप लाल देख रहे हैं ना, लाल रंग है जो, ये दोस्तों ये है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो थे, जो मतलब आपने पढ़ा होगा कौन कौन उस टाइम में जब आंदोलन हुआ था, तो ये उनके जो है रक्त का प्रतीक है, उनके खून का ये प्रतीक है जो लाल रंग आप देख रहे हैं। तो कई लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि बहुत से लोगों ने 4 उत्तर दिया, बहुत से ने 3। जो 3 है वो वाले बिल्कुल सही है। पर्वतों की संख्या इसमें दोस्तों वो है कितनी है? वो है 3, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट है। और दोस्तों जो नीचे यहाँ पर मुंडकोपनिषद लिखा हुआ है तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इस इमेज में। और इसमें जो है कि 4 जलधाराएँ हैं। तो बहुत से लोगों ने जलधाराओं को जो है कि पर्वतों की संख्या बता दी थी, पर वो 4 जो हैं जलधाराएँ। और जलधाराएँ कौन कौन सी हैं? ये जो नीले रंग वाली हैं ये जो हैं जलधाराएँ। तो ये गंगा है, और कौन सा? यमुना, और रामगंगा, और काली। तो ये 4 इसमें नदियाँ हैं। तो ये था दोस्तों कल का क्वेश्चन। और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो कल ये दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बहुत से लोगों ने वीडियो अंत तक नहीं देखी थी और बहुत से लोगों ने देखा था, उनको फ़ायदा भी हुआ होगा। तो ये कल के क्वेश्चन थे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर देख सकते हैं। तो नौका दौड़ का आयोजन किस उत्सव पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर मैंने आपको बताया था ओणम में। ओणम में किया जाता है जो कि केरल में होता है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारी हिंदी दोस्तों, कल से फिर उत्तराखंड की वीडियो आएगी। आप घबराएं नहीं दोस्तों, जब फरवरी के बाद या फरवरी से 30 क्वेश्चन की सीरीज, फिर उसके बाद जब विज्ञप्ति आ जाएगी तो फिर 50 और आपको डिटेल में उत्तराखंड और हिंदी की मैं वीडियो देने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद तो होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की उपाधि महापंडित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको ध्यान से सुन लेना। वही चीज़ें बताऊँगा जो बिल्कुल काम की, और एग्ज़ाम कोई भी हो उत्तराखंड का तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो किस रचनाकार की उपाधि महापंडित है? राहुल सांकरदयान, आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन, या फिर रांगेय राघव। तो ये है दोस्तों महापंडित की उपाधि, ये है राहुल सांकरत्यान। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने ऑप्शन ए में अगर आपके सामने रहता है तो आपको वहीं पर गोला भरना है, ऑप्शन ए आपके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चाहूँगा। तो इनका जो दोस्तों बचपन का नाम था वो है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाने की पूरी संभावना है, वो है केदारनाथ पांडे। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि राहुल सांकरत्यान के बचपन का नाम, किसका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था? तो राहुल सांकरत्यान, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों यूपी में हुआ था। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म पूछ लिया गया था, और बहुत से के सुमित्रानंदन पंत जी का जन्मदिन पूछ लिया जाता है। तो ये भी दोस्तों इनका भी जन्म हुआ था 1863 नहीं 1893 में, 1893 में इनका जन्म हुआ था। ये दोस्तों इसलिए क्योंकि इन्होंने 1950 के आसपास नैनीताल में भी अपना घर लगाया था राहुल सांकरत्यान ने। तो ये आपको याद रखना है। घुमक्कड़ शास्त्र के थे, मतलब घूमने के ज़्यादा शौकीन थे ये। और उनकी एक रचना है वो ज़रूर आप याद रख लेना, क्योंकि उनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। वो रचना है मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास आप जरूर याद करें, मध्य एशिया का इतिहास। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और ये 1958 में दिया गया था इनको, राहुल
सांकरत्यान को अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये करना है, हालांकि पहले भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। और इन्होंने ही दोस्तों जो एक उत्तराखंड का पता नहीं UKPCS या फिर UKSSC के द्वारा एक पेपर कराया गया था, उसमें पूछा गया था कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकरत्यान, ये ऑप्शन भी थे, गिरेसन भी थे, पता नहीं और ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कौन सा था। तो उसका सही उत्तर था राहुल सांकरत्यान। तो इम्पोर्टेंट है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकरत्यान। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपके समझ में आ गया, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में दोस्तों आपके लिए स्कोर आप कर सकते हैं, तभी आप ज़्यादा नंबर लाएंगे दोस्तों हिंदी और उत्तराखंड में ज़्यादा। बाकी जीके के लिए भी मैं वन लाइनर आपको तो बहुत जल्दी फिर बाद में देते रहूँगा। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परिजन परिपूर्ण परिमाण में उपसर्ग है। उपसर्ग, अब उपसर्ग क्या होते हैं दोस्तों? उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो वो होते हैं उपसर्ग। शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ये आबकारी के पेपर में पूछा गया था कि उपसर्ग की परिभाषा पूछी गई थी, क्योंकि हिंदी में दोस्तों जो है पूरी परिभाषाएं बीच में भरने के लिए दे देगा कि उसे कहते हैं, जैसे लास्ट में तत्सम तद्भव, इन सब की जो होते हैं संज्ञा उपवाक्य क्रिया विशेषण वाक्य सबकी परिभाषा भी पूछी जाती है हिंदी में। तो परिजन परिपूर्ण परिमाण उपसर्ग, तो उपसर्ग मैंने कहा पहले लगते हैं, तो परि परि और परि, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों परिजन में परि है, परिपूर्ण में भी परि है और परिमाण में भी परि है, तो परि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जन नहीं है, जन नहीं होता दोस्तों। और उपसर्ग होता है एक, और एक होता है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। जब दोस्तों डिटेल में वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मित बोलने वाला के लिए सटीक शब्द है। मित बोलने वाला के लिए सटीक शब्द आपको बताना है। दोस्तों बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि हिंदी 30 की आएगी या 20 की। अब दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के अनुसार जो पेपर कराया जाता था पहले तक, उसमें 30 नंबर की आज तक हिंदी आई थी। जितने भी आज तक पेपर हुए पुराने, UKSSC के पैटर्न में 20 नंबर की हिंदी है, तो जनरल सिलेबस में है। अगर उत्तराखंड पुलिस का पेपर UKSSC भी कराता है तो उत्तराखंड पुलिस के पैटर्न के आधार पर कराता है, तो 30 नंबर की हिंदी आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 की भी आती है तो फिर बाकी 40 की उत्तराखंड तो फिक्स है आपकी। तो हिंदी अगर आती है तो हिंदी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपके लिए हिंदी, क्योंकि एक मातृभाषा है बहुत से लोगों की, ज़्यादातर लोगों की हमारे उत्तराखंड में, तो आप हिंदी आपको जल्दी समझ में भी आ जाती है और जल्दी याद भी हो जाती है। तो मित बोलने वाला के लिए सटीक शब्द है। मित का मतलब क्या होता है दोस्तों? मित का मतलब होता है कम। तो मित बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा। मित का मतलब होता है कम। अब कम बोलने वाला तो उसे मितभाषी कहेंगे। मित व्ययी किसे कहेंगे? मित व्ययी, मिति मतलब होता है कम, मतलब यानी कि कम खर्च करने वाला, उसे कहेंगे दोस्तों क्या? मित व्ययी। और मधुरभाषी, मधुरभाषी किसे कहेंगे? जो मधुर बोलेगा उसे मधुरभाषी कहेंगे। बाकी ये मित बोली इस तरह का कुछ है नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैंने पानी पिया या मैंने दूध पिया, मैंने कुछ जैसे चाय पिया या चाय पी, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो इसमें बताना कि आपको कौन सा वाक्य, जैसे विधानवाचक है, इच्छावाचक है और संकेतवाचक और निषेधवाचक है। मैंने पानी पिया, तो ये हो जाएगा दोस्तों इच्छावाचक, तो है नहीं कि मैंने पानी पिया, कोई संकेत भी नहीं दे रहा है, निषेध भी नहीं है कि मैंने पानी नहीं पिया होता, तो मैंने पानी नहीं पिया होता तो हो जाता निषेधवाचक वाक्य। तो ये होगा दोस्तों मैंने पानी पिया विधानवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से 4 तो यहीं पर हैं, विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और निषेधवाचक। बाकी बचे कौन से दोस्तों? एक बचा विस्मयवाचक वाक्य, जिसमें कि पीछे से विस्मय रहता है, आहा, इस तरह से कुछ भी, और विस्मयवाचक, और एक आज्ञावाचक, जैसे किसी को आज्ञा देना, आज्ञावाचक, और प्रश्नवाचक जिसमें आखिर में प्रश्न लगा हो, और संदेहवाचक जिसमें संदेह की बात हो। तो ये अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद होते हैं। जैसे दोस्तों संकेतवाचक क्या होगा, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। संकेतवाचक,
निषेधवाचक का मैंने दे दिया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने पानी पिया विधानवाचक है। संकेतवाचक, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, तो परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे, तो यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि जब आप परिश्रम करेंगे तभी आप सफल होंगे। अब इच्छावाचक दोस्तों, अब इच्छावाचक मैं क्या कहूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हारी नौकरी लग जाए तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। और तुम्हारी शादी हो जाए और ब्योली मिल जाए तो ये भी इच्छावाचक वाक्य है। तो ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों कोई भी वाक्य जरूरी नहीं है ये आए, क्योंकि वाक्य बहुत है। आयोग अपने मन से कुछ भी बना के, आप किसी एग्जाम में पूछा गया या नहीं पूछा गया कुछ भी, तो आप पहचानने की ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। वो मैं जब वीडियो लाऊंगा डिटेल में, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बाकी इस तरह के कुछ भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन है, तो अंत्यस्थ व्यंजन क, म, स या फिर वो। तो अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों डिटेल में जब मैं वीडियो लाऊंगा हिंदी की तो पूरी हिंदी सब आप जान जाएंगे। तो अभी आप इतना याद रखें, अंत्यस्थ व्यंजन में य, र, ल और वो, तो ये होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। तो इसमें वो मिल गया आपको अंत्यस्थ व्यंजन। और स, ये तालव्य स, दंती स, ये स और ह, तो ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इसमें इनको बोलने में गर्मी निकलती है। आप जैसे अपने मुंह के पास हाथ ले जाएंगे तो आप बोलिए स, स, ह, इनको बोलिए तो आपकी गर्मी आपकी लगेगी दोस्तों। तो मतलब कि ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। तो क दोस्तों कंठी वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, फिर बाकी डिटेल में समझेंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का उचित अर्थ है जादू कर देना, कल्पना मात्र करते रहना, जल्दी से काम कर देना या फिर कुछ प्राप्त ना होना। तो हथेली पर सरसों उगाना दोस्तों ज़्यादा सटीक ऑप्शन सी है, जल्दी से काम कर देना, या मतलब कि शीघ्र काम कर देना। अब जैसे दोस्तों उदाहरण में आपको कैसे समझाऊं कि जैसे वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन बना दी, मतलब कि जल्दी से काम कर देना है। फिर हथेली पे सरसों उगाना, तो कई बार रहता है कि हथेली पर सरसों नहीं उगती, मतलब कि इतनी जल्दी काम नहीं होता है। तो मुहावरा है जो दोस्तों, मुहावरा शब्द किस भाषा का है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मुहावरा शब्द है अरबी भाषा का, क्या पता यही पूछ लिया जाए। मुहावरा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी में वाग्धारा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं। तो उसे कृतवाच्य कहेंगे दोस्तों। अब कर्मवाच्य भाववाच्य तो मत ही करना, क्योंकि जिस वाक्य में कर्ता कहा है यहाँ पर, तो आप कर्तवाच्य इस तरह से नहीं भी पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। बाकी कृतवाच्य, कर्मवाच्य उदाहरण के साथ डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव है प्रेम, अनुराग, जुगुप्सा या फिर निर्वेद। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से जितने भी रस हैं, रसों की संख्या जो है दोस्तों वो है 9। अब वैसे कुल रस 11 हैं, पर 9 ही माने जाते हैं। अगर एग्जाम में आए तो रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 9 ही उत्तर देना है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। तो वो आपको याद रखना है। रस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद। रस का मतलब क्या होता है कि आनंद, जैसे कि मज़ा आ गया, मज़ा। जैसे काव्य को, जैसे रस की परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अब रस के दोस्तों जैसे 4 अंग होते हैं। अंग कौन, बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, थोड़ा बता देता हूँ। स्थायी भाव और होता है विभाव, अनुभाव और संचारी और विचारी भाव। संचारी और बेविचारी भाव की संख्या होती है 33। ये मैंने आपको बता दिया है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों निर्वेद। निर्वेद अगर ये ना रहे, ऑप्शन में रहे वैराग्य, तो तब भी आपको वैराग्य करना है। यानी कि हमने तो निर्वात पढ़ा था जी, फिर निर्वेद पढ़ा था, तो वहाँ वैराग्य आ गया। तो दोस्तों निर्वेद, वैराग्य और या फिर वीतराग, ये आप याद रखेंगे। और शांत रस का हो गया स्थायी भाव, मैंने आपको बता ही दिया है। और श्रृंगार रस का होता है रति या फिर प्रेम, तो वो है ऑप्शन में श्रृंगार रस का। बाकी करुण रस का हो जाएगा। करुण का मतलब क्या होता है? करुण
करुण रस का हो जाएगा दोस्तों शोक, क्योंकि शोक करुण रस का हो जाएगा। विभत्स रस का हो जाएगा जो ऑप्शन सी में है, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा। हास्य रस का होता है हास, और वीर रस का होता है उत्सव। जैसे वीर उत्साह, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो उसमें जैसे कि हमारा हो जाएगा वीर रस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया, तो ये आपको बताना है। यामा, कामयानी, अतीत के चलचित्र, प्रथम आयाम। तो कामायनी जो है ये है जयशंकर प्रसाद की, तो ये तो ऑप्शन से ऑप्शन बी आपने आसानी से हटा दिया कि कामायनी जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की, वो आपको याद रखनी है। कामायनी और यामा अतीत के चलचित्र और प्रथम आयाम, ये महादेवी वर्मा की सारी रचनाएं हैं, ये तीनों ये आपको याद रखनी है। कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रथम आयाम किसकी है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, यामा किसकी है। तो यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 में। इनका जन्म आबकारी के पेपर में पूछ लिया गया था, तो 1907 में 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। कहीं कहीं 1906 भी लिया, अब आयोग ने 1907 बिल्कुल सही उत्तर कर दिया है, पहले तक 6 भी किसी एग्जाम में मिलता था। तो ये आपको याद रखने हैं। सुमित्रा नंदन पंत हमारे उत्तराखंड के, जिनको कि 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हर जगह पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे, जो भी और भी एग्जाम होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वहाँ भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एसएससी जीडी का भी दोगे तो वहाँ भी ज़रूर पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आखिरी क्वेश्चन आपका, बाकी कल को मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जो लोग नए हैं दोस्तों उन लोगों को मैं बता दूं, अगर आपको अभी तक आपने उत्तराखंड पुलिस के पेपर नहीं देखे हैं तो उत्तराखंड पुलिस के पेपर करके एक प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे पेपर देख सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों कि कैसे आप अभी तक पेपर पूछे जाते हैं उत्तराखंड पुलिस में, कैसे आए थे। और इसके अलावा आपने फिजिकल की वीडियो नहीं देखी है तो फिजिकल की वीडियो आप ज़रूर देखिए। जॉब प्रोफाइल प्ले लिस्ट में आपको जाना है और वहाँ आपको पूरी फिजिकल की डिटेल मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, या कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है। एग्जाम परिभाषा कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर 30 नंबर की हिंदी आती है, 20 की भी आती है तो मगही, मैथिली, भोजपुरी और बघेली। तो मगही बिहारी हिंदी है, मैथिली है और भोजपुरी है। जो मैथिली दोस्तों गायक भी है मैथिली, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, तो ये सब बिहारी हैं। तो बघेली हो जाएगी, बघेली ऐसे याद रखिए आप लोग, ए बी और सी, ए बी सी, मतलब इसका क्या है, बी का मतलब है बघेली, ए का मतलब क्या अवधी, सी का क्या है छत्तीसगढ़ी। ये है पूर्वी हिंदी की बोली हैं। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपके 10 में से 10 सभी के सही हो गए होंगे, कुछ कोई 8, 7। अब दोस्तों इतने लोग जैसे वीडियो देखते हैं, लगभग 2000 तक लोग एक दिन में वीडियो, जैसे 24 घंटे में, तो इतनी लगभग वैकेंसी भी आने वाली है। बाकी और लोग भी बहुत से लोग देखेंगे इसको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कल को। आप लोग तैयारी करते रहिए, फिजिकल भी स्टार्ट कर दीजिए अब, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली है।